रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना जी एन इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट बुक का यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इसको इस वजह से कहते हैं, ये जो नीचे इसने 4 केमिकल बताए जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है और सल्फर है। ये चारों जो हैं वो लिविंग से यानी बायोटिक कंपोनेंट से, जो बायोटिक कंपाउंड्स हैं उनमें से जाता है जी नॉन लिविंग में यानी ए बायोटिक में, और दोबारा ए बायोटिक कंपोनेंट से फिर से बायोटिक में आ जाता है। तो क्योंकि ये एक साइक्लिक ऑर्डर में मूव करता है इसलिए इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं। अब जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसमें आते हैं जी प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं। कंज्यूमर्स में आते हैं एनिमल्स जो मोस्टली फूड पे, जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, जो प्लांट्स को ईट करते हैं। इसमें कार्निवोर्स हो सकते हैं, हर्बीवोर्स हो सकते हैं, वो सारे। और देन तीसरे नंबर पे आते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह हैं जो डेड बॉडीज जो होती हैं या वेस्ट होता है उसको उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये इनके प्रोडक्ट्स के बाय प्रोडक्ट्स भी बनते रहते हैं हर ग्रुप में, और एक ग्रुप जो चीज़ें बनाता है वो दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल हैं। जैसे जो है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं रिस्पिरेशन में इस्तेमाल करने के लिए, और बदले में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पिरेशन या ब्रीथिंग के केस में रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ले लेते हैं, इनटेक करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये इस तरह की जो है ना वो इंटरडिपेंडेंस है। इसके लिए अब दो रीज़न होते हैं कि इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए। एक तो ये है कि ये प्रिवेंट करता है जो साइक्लिक ऑर्डर होता है कि एक्युमुलेशन ना हो, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं या जो वेस्ट हैं उनकी एक्युमुलेशन ना हो। जिस तरह जो वेस्ट है जो प्रॉब्लम काज करता है, जो ह्यूमन है या जो एनिमल्स है वो अमोनिया जो है ना वो एक्सक्रीट करते हैं जब जो है ना वो उनके बॉडी से एक्सक्रीशन होती है। तो अब ये जो अमोनिया है इसमें यूरिया होता है या अमोनिया है वो जो प्रॉब्लम काज कर सकता है अगर वो अकुमुलेट हो तो। लेकिन प्लांट क्या करते हैं उसको, इफ़ इट इज़ नॉट कन्वर्टेड टू नाइट्रेट्स एंड दे टेकन अप बाय द प्लांट्स, तो और अगर ये नाइट्रेट्स में ना तब्दील हो और उसको प्लांट ना लें तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम काज कर सकता है। तो इस वजह से ये जो है ना प्लांट्स ले लेते हैं, तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर चलता रहता है और जो है ना वो एक बैलेंस बना रहता है। दूसरा नंबर ये है कि द साइकिल्स गारंटी दैट द इकोसिस्टम विल नॉट रन आउट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, और ये फिर इस बात की भी गारंटी होती है कि इकोसिस्टम जो है ना उसमें से ये जो चीज़ें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। जो एसेंशियल, जो लाजमी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो लाजमी एलिमेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट में सर्कल करते रहेंगे। आर यू फेमिलियर विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर ये स्टेट करता है कि एटम जो है ना वो कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, कि एटम को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सो रिसाइकलिंग इज़ द ओनली पॉसिबल वे टू मेंटेन ए डायनामिक सिस्टम। तो एक जो है ना वो प्रॉपर पॉसिबल वे यही है कि इसका डायनामिक जो है ना वो सिस्टम मेंटेन रखा जाए, यानी ये साइक्लिक वे में चलता रहे इसको, क्योंकि ना ही आप बना सकते हो ना ही तबाह कर सकते हो। तो इस वजह से जो है ना वो, तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में बेसिकली यही है कि तमाम जो लीड्स करता है सर्कल में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, ये सारे जो है ना वो एक साइक्लिक ऑर्डर में सर्कुलेट करते हैं। इस वजह से इनको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहा जाता है, क्योंकि बायो इसमें बायोलॉजिकल लाइफ इन्वॉल्व है और जियोलॉजिकल इसमें इन्वॉल्व है एंड केमिकल प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि एनर्जी फ्लो को हम अगर दोबारा देखें कि एनर्जी जो है ना वो भी फ्लो होती है। एनर्जी फ्लो जो होती है वो वन डायरेक्शन होती है, यानी वो एक डायरेक्शन से दूसरी में जाती है। एनर्जी इज़ नॉट रिसाइकिल, और हम एनर्जी को रिसाइकिल नहीं कर सकते, जबकि जो है ना मैटर इज़ रिसाइकिल एंड द फ्लो इज़ साइक्लिक। मैटर जो होती है वो साइक्लिक ऑर्डर में फ्लो करती है, जबकि एनर्जी हमने देखा था कि प्लांट बना रहे हैं, आगे प्लांट को खा रहे हैं, अब वो प्लांट के पास वापस एनर्जी नहीं आ सकती, जबकि जो दूसरी तरफ मैटर है ये साइक्लिक ऑर्डर में फ्लो करता है। अगर इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव को देखें तो बेसिकली यही है कि आपको ये समझ आ जाएगी कि डायनामिज्म क्या है या इक्विलिब्रियम किस तरह बायोस्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरह कायम है। फिर मैटर की रिसाइकलिंग किस तरह हो रही है लिथो, हाइड्रो और एटमॉस्फेयर की, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, फास्फोरस सल्फर साइकिल पढ़ेंगे, कार्बन साइकिल पढ़ेंगे। फिर अप्रिशिएट करेंगे किस तरह जो है ना सिंपल कंपाउंड बिल्ट अप कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड की, किस तरह सिंपल चीज़ें मिलकर जो है ना वो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती हैं। नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है, ये हमारी बॉडी में डीएनए और आरएनए का भी है एंड प्रोटीन का जो है ना वो पार्ट है, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब ये जो डीएनए होता है ना ये हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये कंट्रोल भी करता है आगे जीन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स डीएनए
और डीएनए प्रोटीन का बना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल करती हैं बेसिकली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है। फिर आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, देन प्रोटीन्स। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के। तमाम जो ऑर्गेनिज्म है उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, एक तो जिंदा रहने के लिए और दूसरा ग्रो करने के लिए। जो मेजॉरिटी ऑफ द एयर है यानी हमारे एटमॉस्फेयर में भी 78% जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और इसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है। इस वजह से एक सिंगल जो ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द नाइट्रोजन एटम इन N2 मॉलिक्यूल मेक इट रिलेटिवली इनर्ट, और ये इनर्ट होती है क्योंकि इसमें जो है ना वो तीन नाइट्रोजन के दरमियान तीन बॉन्ड होते हैं। केमिकल जो टर्म इनर्ट होती है वो यूज करती है कि समथिंग इज दैट इज नॉट केमिकली एक्टिव। ये केमिकल इतनी एक्टिव नहीं होती, यानी दूसरी चीज़ों के साथ इतना जल्दी से ये बॉन्ड नहीं बनाती। तो इनफैक्ट हम जो है ना वो इन ऑर्डर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बी एबल टू यूज नाइट्रोजन जो होते हैं ना वो प्लांट और एनिमल यूज करने के काबिल होते हैं। नाइट्रोजन गैस जो है ना उसको केमिकली कुछ सर्टन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तभी जो है ना वो उसको प्लांट वगैरह या एनिमल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे इसको अमोनियम आयन वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, जैसे NH4 है, नाइट्रेट है, फिर NO3 है, या ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो है ना वो यूरिया वगैरह की फॉर्म में इस्तेमाल की जाती है। नोटवर्दी ये है कि जो नेचर है नाइट्रोजन की वो इज़ ऑफन इन शॉर्ट सप्लाई इन नेचुरल साइकिल दस लिमिटिंग द प्लांट ग्रोथ। तो अक्सर जो है ना वो इसकी शॉर्ट सप्लाई होती है क्योंकि नाइट्रोजन जो है ना वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। प्लांट्स तक पहुंचने के लिए इसको काफ़ी तरीक़ों से गुजरना पड़ता है। इसको आर्टिफिशियली यूरिया वगैरह बना के और या फिर जो फर्टिलाइज़र में चेंज करके, या क्या होता है कि कोई जो डेड बॉडी या प्लांट्स वगैरह जो होते हैं डेड, उनको ये बैक्टीरिया और जो फंजाई होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसको कन्वर्ट करके मैन्योर वगैरह, यूरिया और इस तरह आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र के तौर पे इसको दी जाती है। नाइट्रोजन जो है ना वो इनक्रेडिबली वर्सटाइल एलिमेंट है, यानी बहुत इसकी क्वालिटीज़ हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है। डिफरेंट ऑक्सीडेशन जो है ना इसकी स्टेट है। मूवमेंट जो होती है नाइट्रोजन की वो एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर और जियोस्फेयर में डिफरेंट जो है ना वो फॉर्म में डिस्क्राइब की जाती है। नाइट्रोजन साइकिल में वो 5 मेन प्रोसेस यूज होते हैं नाइट्रोजन को थ्रू बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और जियोस्फीयर, यानी बायो, एटमो और जियोस्फीयर में इसको सर्कुलेट करने के लिए। नंबर 1 है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिंपली ये होता है कि कन्वर्ट करते हैं जी इनर्ट नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस को, कि जो नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन गैस होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है टू रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज अमोनिया वगैरह में, ताकि इजीली जो है ना वो आगे अपटेक इसकी की जाए। अब नाइट्रोजन अपटेक टेकिंग अप जो है ना होती है ना, ये इनऑर्गेनिक जो नाइट्रोजन होती है कंपाउंड लाइक अमोनिया, ये प्लांट इसको ऊपर लेते हैं, यानी उसको जज़ब करते हैं ज़मीन से और फिर फॉर्मेशन कर देते हैं जो है ना कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस तरह अमोनियम एसिड और प्रोटीन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन भी अब 2-3 तरह से होती है। कुछ लोग एक तो नेचुरली भी हो सकती है, कुदरती तौर पर, यानी लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। फिर जो है ना कुछ नोड्यूल जो कुछ प्लांट होते हैं उनके नोड्यूल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरिया भी इसको करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन को। देन प्लांट जब अमोनिया वगैरह या अमोनियम आयन में कन्वर्ट होती है, प्लांट उसको ऊपर लेते हैं, जज़ब करते हैं। अब नाइट्रोजन जो है ना मिनरलाइजेशन यानी डिके होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब नाइट्रोजन अपटेक करके उन्होंने जो है ना वो लार्जर जो है ना कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिए, जैसे प्रोटीन और अमोनिया एसिड। अब नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन यानी डिके हो रहा है, दोबारा ब्रेक डाउन हो रहा है उन कम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपलर वर्ड्स में। प्रोसेस कॉमनली नोन एज डिके, इसको डिके कहा जाता है। अब नाइट्रिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन में सिंपली जो है ना अमोनिया जो बनता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, उस अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है। और एंड पे फिर डी नाइट्रिफिकेशन होता है। डी नाइट्रिफिकेशन में बेसिकली ये होता है कि कुछ नाइट्रेट को जो है ना दोबारा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके उसको दोबारा सॉइल में जो है ना एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं कुछ बैक्टीरिया। तो ये बेसिकली इसने प्रोसेस बताया, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है। लाइटनिंग की मदद से जो हवा में ही जो है ना फ़िज़ा में ही एटमॉस्फेयर में हो जाती है। इधर से जो है ना ये कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, देन ये प्लांट अपटेक करते हैं, ये प्लांट प्रोटीन की मदद से। कुछ जो है ना एक्सक्रीशन से आता है, तो ये डिके होने के बाद दोबारा प्लांट तक पहुंचता है। प्लांट इसको इस्तेमाल करते हैं, दोबारा प्लांट जब डेड हो जाते हैं तो ये फिर, और ये डी नाइट्रीफाइंग हो रहा है कि कुछ नाइट्रोजन जो है ना वो ऐसे ही वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में चेंज कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में जा रही है। अब हम इन सबको जो है ना डिटेल में डिस्कस करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में बेसिकली होता है कि नाइट्रोजन N2 जो है ना वो फार्मूला है नाइट्रोजन का, जिसको इनर्ट नाइट्रोजन गैस कहा जाता है, ये NH4 यानी अमोनिया में कन्वर्ट की जा रही है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो N2 है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है अमोनिया में। अब अमोनिया ये एक एसेंशियल है क्योंकि इज़ द ओनली वे, ये एक
ओनली वे है कि जिसकी मदद से ऑर्गेनिज्म जो है ना वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से तो नहीं ले सकते, लेकिन जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर ले सकते हैं ऑर्गेनिज्म वगैरह। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें राइजोबियम वगैरह हैं, ये जो है ना ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इस नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं प्लांट के साथ। अब सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस बेसिकली ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो म्यूचुअल बेनिफिट के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को नाइट्रोजन दे रहे हैं, जबकि प्लांट इनको जो है ना वो बदले में फूड और शेल्टर भी देगा। तो ये इस तरह का इनके दरमियान में रिलेशनशिप है। इसमें ये देखें, ये सारी चीज़ें यही आगे बताई हुई हैं उसने, कि कुछ साइनोबैक्टीरिया भी इसी तरह पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प देते हैं और बदले में प्लांट से फूड वगैरह भी लेते हैं। दूसरी चीज़ आ गई है जी नाइट्रोजन अपटेक। अब नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट तो हो गई है। अब ये अमोनिया जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, ये अमोनिया प्रोड्यूस की जा रही है जी बाय फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने उसको कंप्लीट किया, यूजली क्विकली इनकॉर्पोरेटेड इन प्रोटीन एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड। अब जो है ना इसको प्रोटीन में ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है और कुछ अदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें होस्ट प्लांट है या बैक्टीरिया इटसेल्फ है या कुछ अनदर सॉइल जो ऑर्गेनिज्म है वो इसको ले लेते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है ना टॉप ऑफ फूड चेन ईट और वी आर यूजिंग नाइट्रोजन दैट हैज़ बीन फाइनली फिक्स्ड इनिशियली बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो फिर ये नाइट्रोजन प्लांट की मदद से हम तक भी पहुंचती है और हमारे डीएनए और आरएनए का भी हिस्सा होती है और हमारी प्रोटीन बॉडी में भी बनाने में हेल्प करती है। नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन क्या होती है? अब सिंपली जो अमोनिया उसने लिया था, जो चीज़ें ली थी उसने, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ना वो उनका ब्रेक डाउन होगा यानी डिके होगा। तो अब जो नाइट्रोजन इनकॉर्पोरेटेड हो गई थी ऑर्गेनिक मैटर में, अब उसको दोबारा जो है ना वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाएगा। इसको कहते हैं नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन, और इसका दूसरा नाम जो है ना वो डिके है। जिसमें क्या हो जाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जब डेड होता है तो बैक्टीरिया वगैरह फ़ौरन उसकी बॉडी पे एक्ट करते हैं, उसकी बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं और उसकी डिकम्पोज कर देते हैं छोटे टुकड़ों में। डिकम्पोज करने के बाद जो है ना वो जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे उनको दोबारा वो सिंपलर वन में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो है ना डेड ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड टू अमोनिया, अमोनिया में कन्वर्ट होता है। अमोनिया से आगे फिर जो है ना वो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन करके नाइट्रिफिकेशन यानी दोबारा नाइट्रेट और फिर एंड पे नाइट्रोजन तक बात आ जाती है। अब नाइट्रिफिकेशन होता क्या है? नाइट्रिफिकेशन बेसिकली ये होता है कि अमोनिया अमोनिया को जो है ना वो प्रोड्यूस हुआ अमोनिया की डिकम्पोजिशन करने के बाद इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। कि सम ऑफ द अमोनियम प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन इज कन्वर्टेड टू नाइट्राइट। तो ये जो अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया है वाया प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया कैरी आउट करते हैं इस प्रोसेस को और इसके लिए वो गेन एनर्जी और इस प्रोसेस से वो एनर्जी भी लेते हैं। ये जो है ना वो ये जो है ना वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। अब ये जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि अमोनियम आयन के जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इसलिए इसके पास जो है ना ये चांसेस होते हैं कि जो अमोनियम आयन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वो स्टिक ना हो जाए चार्ज क्ले पार्टिकल, क्योंकि कुछ जो पार्टिकल है जो सॉइल के वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में जो है ना कंबाइन होने से क्ले को है ना इसको स्टॉप करने के लिए किया जाता है कि अमोनियम जो है ना अमोनियन नाइट्रोजन को फ्रॉम बीइंग वाश्ड आउट ऑफ द सॉइल और बाय रेनफॉल, तो उसको सॉइल से वाश्ड आउट कर दिया जाता है। तो इसी तरह जो नेगेटिवली चार्ज नाइट्रेट आयंस होते हैं वो नॉट हेल्ड बाय सॉइल पार्टिकल, तो वो सॉइल पार्टिकल्स में नहीं रहते, जिसकी वजह से क्या होता है कि कैन बी वाश्ड ऑन द सॉइल प्रोफाइल लीडिंग टू द डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में सिंपली होता है जी कि कुछ जो अमोनिया है या नाइट्रेट हैं उनको सिंपली जो है ना वो नाइट्राइट में कन्वर्ट किया जाता है और कुछ जो नाइट होते हैं उनको डाई नाइट्रोजन यानी ये दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो उनको नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है तो वो नाइट्रोजन अगेन जो है ना वो नाइट्रोजन गैस बन के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन हो जाना, यानी वो नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह बनते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेज हैं इन्वायरमेंट में। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का भी काज बनते हैं, जिसमें स्मोक वगैरह में बहुत ज़्यादा रोल होता है एसिड रेन में इसका। तो ये फिर डीनाइट्रिफिकेशन में बेसिकली जो है ना वो डाई नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है और डाई नाइट्रोजन बायोलॉजिकल जो है ना वो अवेलेबल हो जाती है। इट इज़ अ गैस और ये रैपिडली एटमॉस्फेयर में चली जाती है डाइनाइट्रिफिकेशन में। अब ह्यूमन क्या कर रहे हैं? अल्टरेशन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। तो अर्ली 20th सेंचुरी में देखा गया कि जर्मन साइंटिस्ट जो थे वो फ्रिट्ज हबर उनने फिगर आउट किया कि किस तरह जो है ना वो नाइट्रोजन साइकिल जो है ना वो फिक्सिंग की जा रही है नाइट्रोजन केमिकली हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे।
तो उन्होंने फिर फर्टिलाइज़र वगैरह भी बनाना शुरू किया था सॉइल के लिए, जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स आते हैं ताकि न्यू क्रॉप्स वगैरह का एडवेंट हो गया, क्रॉप्स को तेज़ी से जो है ना वो ग्रो कराया जाए सन से, फिर जो है ना यूज़ किया जाए सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स वगैरह, यूरिया वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल किया गया। तो ये एग्रीकल्चर जो ये प्रोडक्टिविटी इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो इस केस के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन भी फिक्स की जा रही थी, लेकिन इसके कुछ जो है ना वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज जो थे ना वो कुछ नेगेटिव थे, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना वो इंक्रीज़ होने की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा था, ओज़ोन लेयर जो है ना वो उसकी डिप्लेशन हो रही थी। तो ये फिर ह्यूमन के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए जो था ना वो हार्मफुल भी था। तो तमाम जो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, वो सेज टू नरिश क्रॉप्स कहा जाता, वो तमाम जो है ना वो नरिश भी नहीं करती, बल्कि कुछ जो होती हैं वो डैमेज भी करती हैं। कुछ जो होती हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड में से जो है ना वो रेन या इरिगेशन जो वाटर होता है उसके साथ चली जाती हैं और वो फिर ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाती हैं। जब वो ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो जो ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम पानी पीते हैं, वो भी वहाँ भी डैमेज काज करती हैं, और वो फिर हमारे रिस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस है या इन्फेक्ट्स वगैरह जो बच्चों में होता है वो कैंसर वगैरह के काजेज भी बनते हैं। सरफेस वाटर को भी डैमेज करते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो ये फिर जो है ना वो इनफ्लो करते हैं फ्रॉम पोल्यूटेड रिवर, रिवर को पोल्यूटेड कर देते हैं, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है। यूट्रोफिकेशन जब होता है तो वो फिर जो फिशेज़ वगैरह होते हैं या जो लाइफ होती है, सी फिशेज़ वगैरह होती हैं, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। फिर कुछ रिएक्टिव जो नाइट्रोजन होते हैं वो तेज़ी से जो है ना वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वाटर और सॉइल के, तो वो फिर दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करके जिस तरह स्मोक कंपोनेंट बनते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, एसिड रेन जो है ना उसमें वो बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करते हैं। ये फिर एसिड रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे तबाही का काज बनती है, बिल्डिंग्स वगैरह की जो है ना वो खूबसूरती को तबाह करती है, फर्टिलाइजर जो क्रॉप्स वगैरह होती हैं उनको भी ये डैमेज करती है। ये जो है ना वो रोल है बहुत ज़्यादा इसका डेंजरस, जो नाइट्रोजन है अगर वो जो है ना ज़्यादा मिकदार में या ह्यूमन की वजह से जो तब्दीली आ रही है उसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्बन साइकिल को। कार्बन साइकिल, कार्बन अब जो है ना वो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट जो है ना वो एलिमेंट है यूनिवर्स में, और ये लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इसकी प्रेजेंस या एब्सेंस की बेस पे हम जो है ना वो डिफाइन करते हैं कि कंपाउंड जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक मालिक्यूल है, यानी कौन सा मालिक्यूल है। अगर ये प्रेजेंट हो तो वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल है, और अगर एब्सेंट हो तो हम इसको कहते हैं कि ये इनऑर्गेनिक मालिक्यूल है। अब ज़मीन के ऊपर जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको वो ज़रूरत होती है कार्बन की स्ट्रक्चर के लिए, एनर्जी के लिए, और ह्यूमन के केस में अगर देखा तो दोनों के लिए, स्ट्रक्चर में भी कार्बन ज़रूरी है और एनर्जी के लिए भी हमें कार्बन ज़रूरी है। जो है ना वो डिस्काउंटिंग वाटर यू आर अबाउट हाफ कार्बन। तो जो है ना वो अगर वाटर को हम डिस्काउंट कर दें तो हमारी जो बॉडी है वो हाफ कार्बन की है। एडिशनली कार्बन जो है ना वो फाउंड किया जाता है डाइवर्स फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, और फिर सॉलिड में लाइमस्टोन CaCO3 की फॉर्म में पाया जाता है। वुड, प्लास्टिक, डायमंड्स एंड ग्रेफाइट्स जो है ना वो भी आगे कार्बन की ही अशकाल हैं। तो मूवमेंट जो कार्बन की है वो एटमॉस्फेयर, ओशंस, बायोस्फेयर, जियोस्फेयर में वो डिस्क्राइब की जाती है कार्बन साइकिल की मदद से। जो कार्बन की स्टोरेज होती है उसको स्टोरेज पूल ऑफ कार्बन कहा जाता है, एंड द प्रोसेस बाय विच वेरियस पूल एक्सचेंज कार्बन, और डिफरेंट प्रोसेस हैं जिनकी मदद से ये जो पूल होते हैं जहाँ पे कार्बन स्टोर होती है वो इस कार्बन को जो है वो साइकिल करते हैं। मोर कार्बन अगर इंटर हो जाए एक पूल में, जितने वो लीव कर रहा है, देन दैट पूल इज कंसिडर्ड एज अ नेट कार्बन सिंक। कि अगर कार्बन इंटर अ पूल देन लीव्स इट, के एक पूल से जितनी कार्बन निकल रही है उससे ज़्यादा इंटर हो, दैट पूल इज कंसिडर नेट कार्बन पूल। और दूसरी तरफ अगर मोर कार्बन लीव्स अ पूल देन इंटर देन दैट पूल इज कंसिडर एज नेट कार्बन सोर्स। सिंक वो कि जिसमें ज़्यादा आ रही है, और सोर्स वो जिसमें से ज़्यादा जा रही है। तो ग्लोबल जो कार्बन साइकिल है वो मेजर एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है। इसको डिवाइड किया गया है जी जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में। अब हम उस लिहाज से इसको जो है ना वो आगे डिस्कस करते हैं इसके कंपोनेंट्स पे। ये कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल है। देखें ऑटो फैक्ट्री से जो है ना वो धुआं निकल रहा है, सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करने के बाद प्लांट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और प्लांट में से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बनेंगे सारे। फिर जो डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उनमें से जो है ना फॉसल फ्यूल जो होंगे जिसमें पेट्रोल वगैरह है, ये सारी चीज़ें डिके होगा ऑर्गेनिज्म का, रूट जो रिस्पिरेशन करेंगी वो भी आगे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन साइकिल है बेसिकली। और कार्बन अगर देखी जाए तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एटमॉस्फेयर में तकरीबन 0.39%
प्रेजेंट है, और अब इंक्रीज़ होने की वजह से उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, वैसे वैसे जो है ना ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ हो रही है। अब दो तरह के हमने साइकिल पढ़े थे इसके, एक है जियोलॉजिकल कार्बन साइकिल। अब इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये एक वीक एसिड होता है, यानी कमज़ोर तेज़ाब होता है, जो व्हेन रीच द अर्थ हैज़ रेन, और वो जो ज़मीन पे ऊपर बारिश की शक्ल में पहुँचता है, तो वो आगे मिनरल्स के साथ जो ज़मीन के सरफेस के ऊपर होते हैं उनके साथ एक्ट करता है। यानी ये फ़िज़ा में है कार्बन डाइऑक्साइड, इसने वाटर के साथ बॉन्ड बनाया और ये बना दिया कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है जब ये बारिश के साथ नीचे आएगा ज़मीन के ऊपर आने के बाद, क्योंकि ये स्लो जो है ना वो वीक एसिड है, तो ये आगे रिएक्ट करेगा अर्थ के ऊपर जो मिनरल्स होते हैं अर्थ क्रस्ट में। अब उनके साथ ये आस्ता-आस्ता डिसॉल्व हो जाएगा इनके कंपोनेंट में, और प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग, और थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग होती है बेसिकली जो अर्थ की सॉइल ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना उस वो आस्ता-आस्ता जो है ना वो ब्रेक डाउन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती रहती है उसके साथ। तो ये फिर उसके साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होते हुए ये जो आयन्स हैं ये आस्ता-आस्ता पानी के साथ सरफेस का जो पानी होता है स्टीम्स, और उनमें इवेंचुअली और एंड पे समंदर में चले जाते हैं। प्रेसिपिटेट वहाँ पे बनाते हैं, और अब मिनरल लाइक कैल्सिएट जो है ना वो वहाँ पे कैल्साइट जो है ना वो बना देते हैं CaCO3 उसके साथ जमा हो गए। थ्रू कंटिन्यू डिपोजिशन एंड बरियल दिस कैल्साइट सेडिमेंट्स फॉर्म द रॉक कॉल्ड लाइमस्टोन, और आस्ता-आस्ता ये जो लाइमस्टोन वगैरह होते हैं ये जब कार्बन जमा होते रहता है कार्बोनिक एसिड इसके साथ मिल के सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो फिर वहाँ पे एक पूरा जो है ना वो बना देते हैं लाइमस्टोन, रॉक बना देते हैं। ये साइकिल कंटिन्यू रहता है जब तक सी फ्लोर जो है ना वो स्प्रेडिंग पुशेस द सी फ्लोर अंडर कंटिनेंटल मार्जिन इन द प्रोसेस ऑफ सबडक्शन, और सबडक्शन तक जब तक ये जो है ना ये प्रोसेस चलता रहता है। अब सबडक्शन क्या होता है? सबडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रॉक है वो ब्रेक होता है, मूव आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द फ्रैक्चर, के फ्रैक्चर्स पड़ते हैं, उसमें दरारें पड़ती हैं, और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये जो रॉक के जो होते हैं वो ब्रेक भी होते हैं और मूव भी करते रहते हैं। अब सबडक्टेड प्लेट जो होती है वो यूजुअली वो झटकों में इन जर्क्स में मूव करती है, रिजल्टिंग इन अर्थक्वेक वगैरह, या जो है ना वो अकर होता है इन द सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में मोस्टली जो है ना वो अर्थक्वेक वगैरह होते हैं। अब दूसरा जो है ना सी फ्लोर जो है वो कार्बन को पुश करता है डीपर इनटू द अर्थ बाय टेक्टोनिक फोर्स। टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हमने पहले पढ़ चुका कि सेवन जो है ना वो लार्ज प्लेट्स हैं कंटिनेंट्स, जिनको कहते हैं कंटिनेंट प्लेट्स भी कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनकी वजह से इनकी मूवमेंट की वजह से जो है ना वो अर्थक्वेक होता है। देन जो है ना ये जब हीट अप होती हैं तो रिस्क होता है सरफेस का वेयर इट इज़ रिलीज, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिटर्न किया जाता है एटमॉस्फेयर को, जब यानी इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो तब वोल्केनिक eruption होती है। वोल्केनिक eruptions के बारे में भी हमने पढ़ा, जो लावा फूटता है ऊपर ज़मीन के अंदर, यानी मैग्मा होता है वो ऊपर आता है तो लावा बन जाता है। और देन जो है ना वो अपलिफ्ट होती है टेक्टोनिक की, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिच हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं, वेंट्स निकलते हैं। तो हिमालयस जो है ना वो वेयर सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक जो है ना वो फॉर्म्ड है, ये एट वंस बॉटम ऑफ द ओशन, और एक टाइम तक ये ओशन का बॉटम था। अब ये था जियोलॉजिकल साइकिल। अब दूसरा होता है बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल में सिंपली ये है कि बायोलॉजी जो है ना वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें प्लांट जो है ना फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जो एनिमल्स हैं वो रिस्पिरेशन करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस जो है ना वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें प्लांट जो है ना वो फूड अपनी प्रिपेयर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके, और उसमें ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल्स वगैरह रिस्पिरेशन के दौरान रिलीज़ करते हैं उसको प्लांट ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इसमें मल्टीसेलुलर लाइफ जो है ना वो अर्थ की डिपेंड करती है इस पे, जो प्रोडक्शन ऑफ शुगर या सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में होता है। प्लांट का टेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, और फोटोसिंथेसिस में वो कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रिपेयर करते हैं। रिस्पिरेशन क्या होती है? जी रिस्पिरेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड की, और उससे एनर्जी हासिल करते हैं, और ये एनर्जी वो अपनी मूवमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इस रिस्पिरेशन के दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज की जाती है बैक टू द एटमॉस्फेयर। अब रिस्पिरेशन की इक्वेशन को देखें तो ये देखें, फूड वो ग्लूकोज ले रहा है C6H12O6 प्लस जो है ना वो ऑक्सीजन उसके साथ आया है, क्योंकि ये एक ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो है ना वो एरोबिक जो है ना वो एक रिएक्शन है। तो उसके में नतीजे में जो है ना वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं और 6 ही वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से बाहर निकाल देगा, रिलीज़ कर देगा ब्रीथिंग के दौरान, जब रिस्पायर करेगा तो। इसमें अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि एनर्जी लाइट सनलाइट आ रही है, 6 जो है ना वो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे, और प्लस वाटर, और आगे जो है ना वो ग्लूकोज और बना देगा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है दोबारा वो प्लांट जो इजाफी ऑक्सीजन होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वो रिलीज़ कर देता है अपने स्टोमेटा से,
वो ऑक्सीजन हम लेते हैं जब हम सांस कर लेते हैं। तो ये जो है ना वो सारा वही प्रोसेस उसने बताया कि किस तरह जो है ना वो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं बैक इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये था जी कार्बन साइकिल। अब जो है ना इम्पोर्टेंट टू नोट ये है कि अमाउंट ऑफ कार्बन जो है ना वो जो फोटोसिंथेसिस में टेकन की जाती है एंड रिलीज बैक टू द एटमॉस्फेयर बाय रेस्पिरेशन ईच ईयर इज अबाउट 1000 टाइम्स ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट मूव थ्रू द जियोलॉजिकल साइकिल ऑन एन एनुअल बेसिस के। एक साल में जितना जियोलॉजी के बेसिस से होता है ना, उससे ज़्यादा जो होता है ना वो 1000 टाइम्स ज़्यादा है रिस्पिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट और एनिमल के थ्रू रिलीज होती है वो होती है। सीजनल इम्बैलेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑन लैंड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल है। सीजनल जो है ना इम्बैलेंस आ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जिसको हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसकी वजह से जो है ना वो पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। ये एक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रही है, उसकी वजह से जो सूरज सनलाइट आती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती हैं, वो रेडिएशंस ज़मीन के सरफेस से टकराने के बाद वो दोबारा वापस नहीं जा रही, वो वहीं पे ट्रैप हो रही हैं। ये ट्रैप होने की वजह से जो है ना वो ज़मीन का दर्जा हरारत इंक्रीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे उसने सारी ये बात लिखी हुई कि लैंड पे जो है ना वो मेजर एक्सचेंज है कार्बन का एटमॉस्फेयर के साथ फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में। तो डे के टाइम पे क्या होता है कि ग्रोइंग सीजन होता है, लीफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और प्लांट जो होते हैं वो सेम टाइम रिलीज कर रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पिरेशन के दौरान। लेकिन नाइट को क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। अब प्लांट भी क्या होता है कि हमारी तरह रिएक्ट करते हैं। अब प्लांट भी जो है ना वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में वो भी फिजा में रिलीज कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जो है ना वो रिलीज हो रही है, उसकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है। कार्बन जो है ना वो डिपोजिशन इन ओशन। अब कार्बन के ओशन में जो है ना फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, माइक्रोस्पोर्स जो है ना स्कोपिक जो मरीन प्लांट्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, और उसके बेस में और फूड चेन में ये अहम रोल अदा करते हैं। ये जो है ना ये भी कार्बन को यूज़ करते हैं ताकि शेल्स वगैरह बनाने के लिए। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट्स वगैरह के शेल आते हैं इनके ऊपर। कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो है ना जू प्लांक्टन वगैरह, वो भी उनके शेल्स भी जो है ना वो इसी के बने होते हैं। अब ये जो शेल्स होते हैं ये आस्ता-आस्ता बॉटम जो सी का ओशन का बॉटम है यानी समुद्र का, उसमें जमा होते रहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन डाई और बेरिड इन द सेडिमेंट्स, और उसके सेडिमेंट्स बनते रहते हैं। आस्ता-आस्ता वो डिपॉज़िट होते रहते हैं और वहाँ से फिर लाइमस्टोन वगैरह बनते हैं। देन एडिशनली जो है ना वो कुछ सर्टेन जो जियोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है ना वो बरीड होता है ओवर टाइम, और उसके डिपॉजिट जो होते हैं वो कोल और ऑयल वगैरह में जो है ना वो बन जाते हैं। फॉसल फ्यूल जो है ना वो वहीं से सारा निकलता है। अब ह्यूमन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसके साथ इसको अल्ट्रेशन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ये साइंटिस्ट जो है ना उनने बहुत शॉर्ट और लॉन्ग टर्म मेजरमेंट भी निकाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो है ना वो 150 ईयर्स का ये जो एरा है, जो टाइम है, इसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो राइज़ किया है कार्बन डाइऑक्साइड में, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ ने। अब बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल, ये जो पेट्रोल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ना रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इंक्रीज़ हो रहा है एटमॉस्फेयर में, और इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन, जो दरख्त बहुत ज़्यादा काटे गए हैं, इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की जो है ना वो एबिलिटी रिड्यूस हो गई है। रिमूव प्लांट क्या करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक कर लेते थे, इनटेक कर लेते थे, लेकिन अब क्या है कि प्लांट्स ही कम हो गए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो गया, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है। और ये जो लास्ट हाफ मिलियन ईयर से आर लॉन्गर, तो अब जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो रहा है, ये एबिलिटी है ग्रीन हाउस गैस, इसकी वजह से इसको कहते हैं होल्ड करती है, क्योंकि ये इसकी एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की कि हीट को ये होल्ड करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ होती है, साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो गया है, इसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और कार्बन इंक्रीज़ होने की वजह से पर ईयर जो है ना वो 0.6% ये देखा गया कि सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, और कह रहे हैं कि 2 सेल्सियस तक हो सकता है इंक्रीज़ हो। इफ़ेक्ट्स जो है ना प्लांटेशंस पे अगर देखें, तो जो है ना इवन विदाउट द चेंजेस इन क्लाइमेट होवर इंक्रीज कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो प्लांट ग्रोथ जो है ना वर्ल्ड वाइड उसको इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि कुछ स्पीशीज जो है ना वो प्लांट की फेवरेबली वो इंक्रीज मोर फेवरेबली टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड देन अदर। तो कुछ बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंक्रीज होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, इवन विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल अंडर हाई कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, shrubs are thought to respond more favorably than certain grasses species due to their slightly different photosynthetic pathway। तो कुछ प्लांट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं
कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी वो तेज़ी से उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे। नेक्स्ट है जी फास्फोरस साइकिल। जहाँ तक था कार्बन साइकिल, अब फास्फोरस साइकिल जो है ना, वो फास्फोरस भी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए। एनपीके हमने पढ़ा है जो है ना, उसके प्लांट्स के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत लाजमी होते हैं ये 3 जो होते हैं ना न्यूट्रिएंट्स। अब ये ऑयन की फॉर्म में पाया जाता है और ये डीएनए मॉलिक्यूल का भी पार्ट होता है। उसमें जो है ना फिर एटीपी वगैरह, एडीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फिर फैट सेल मेम्ब्रेन का भी ये पार्ट होता है। फास्फोरस जो है ना बिल्डिंग ब्लॉक है सर्टेन पार्ट जो होते हैं हमारी बॉडी का, जिसमें बोन्स और टीथ आते हैं उनका। तो फास्फोरस भी जो है ना वो अर्थ इन वाटर, सॉइल और सेडिमेंट्स में पाया जाता है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं अदर मैटर साइकिल्स फास्फोरस कैन नॉट बी फाउंड। ये हवा में भी नहीं पाया जाता, गैसीय स्टेट में नहीं होता, क्योंकि फास्फोरस जो है ना वो लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। मेनली जो है ना वो साइकिलिंग थ्रू वाटर, सॉइल एंड सेडिमेंट के थ्रू ये होता है। अब इसमें देखें फास्फोरस में, ये देखें डीकम्पोजिशन हो रही है, रॉक एंड सॉइल्स हैं, रन ऑफ हुआ लेक्स और स्टीम यानी पानी में मिक्स हुआ, इनऑर्गेनिक फास्फोरस है, प्लांट ने इसको ऑब्जर्व किया, देन जो है ना एनिमल प्लांट को खा रहे हैं, फिर मेटाबॉलिज्म हो रही है, एटीपी बन रहा है, एटीपी डीकम्पोजिशन होने के बाद दोबारा रॉक और सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो ये फास्फोरस साइकिल है जो बिगिन होता है कि जब फास्फोरस के कंपाउंड जो है वो प्लांट से लीच हो जाते हैं। ओवर द टाइम ये लीच होके रॉक और मिनरल से, तो ये फास्फोरस जो होता है ना वो, क्योंकि नो एटमॉस्फेरिक फॉर्म इसकी कोई नहीं है, तो ये वाटर एक्वस फॉर्म में चला जाता है, लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, यानी पानी के साथ मिक्स हो जाता है। पानी के साथ मिक्स होने के बाद ये जो इनऑर्गेनिक फास्फोरस है ये टेक कर लेते हैं बाय प्रोड्यूसर्स अगेन, और ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो है ना वो इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, शामिल हो जाता है। फिर इसको रिटर्न किया जाता है दोबारा इन्वायरमेंट में डिकम्पोजिशन के बाद। जब वो डेड हो जाते हैं तो फिर दोबारा इसको इन्वायरमेंट में डिकम्पोज किया जाता है। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जो फास्फोरस साइकिल है ये वेरी लॉन्ग टाइम इट टेक्स फॉर फास्फोरस एटम्स टू पास थ्रू इट। बहुत लंबा अरसा इसको लगता है, क्योंकि जो है ना डीप सेडिमेंट ऑफ द ओशन आर सिग्निफिकेंट फास्फोरस सिंक, क्योंकि जो डीप ओशन जो समुद्र में सेडिमेंट्स होते हैं वही जो है ना बेसिकली फास्फोरस के जो है ना वो सिंक है। phosphate ores that are mined to take detergents and inorganic fertilizers respond exposed ओशन सेडिमेंट्स दैट आर मिलीनिया ओल्ड के, वो जो है ना तकरीबन 1000 साल पुराने, जहाँ से इसको लिया जाता है सोर्स टू सिंक, फिर ये आता है कि जहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज है फास्फोरस की वहाँ तक जो है ना, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तक जो पहुँचाने को इसको कहते हैं सोर्स से सिंक की तरफ ले जाना। जहाँ पे ज़्यादा है वो सोर्स है और जहाँ पे चाहिए वो सिंक है। तो ये जो है ना वो फोटोसिंथेटिक एल्गी ग्रोथ, एल्गी की भी और फोटोसिंथेटिक जो होते हैं पॉपुलेशन, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा इसकी प्रेजेंस में होती है। प्लांट को बहुत ज़्यादा ये लाजमी चाहिए होता है। नेक्स्ट है जी, ये था शॉर्ट्स ऑफ फास्फोरस का साइकिल, कि बेसिकली जो है ना वो मिनरल प्लांट्स वगैरह से निकल रहा है और पानी में जमा हो रहा है, पानी के बाद एनिमल्स प्लांट्स ले रहे हैं, प्लांट्स के बाद जो है ना हमारी बॉडी में भी वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे टीथ वगैरह को मजबूत करता है, बोन को मजबूत करता है, ये सारी चीज़ें। सल्फर साइकिल है, सल्फर भी जो है ना वो वाइटल रोल प्ले करता है ऑर्गेनिज्म को, और माइनर है ये माइनर है लेकिन जो है ना एसेंशियल कंपोनेंट है प्रोटीन का। सल्फर इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स है जी रेनफॉल की जो एसिडिटी होती है उसमें, सल्फ्यूरिक जो है ना ये या सल्फर जो ऑक्साइड होते हैं ये जब मिक्स होते हैं तो एसिड रेन बनती है, और एसिड रेन आगे तबाही का काज बनती है, वो फसलों को भी डिस्ट्रॉय करती है, और जो दूसरी होते हैं मिनरल्स वगैरह जो 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 आराइश की चीज़ें होती हैं, खूबसूरती के लिए जो चीज़ें ऑर्नामेंटल चीज़ें होती हैं उनको भी। अब ये जो सरफेस वाटर होता है और सॉइल में ये डिटरमिनेंट्स है, मोस्ट जो अर्थ सरफेस है वो टाइड अप होती है रॉक्स और मिनरल्स में। तो आयरन डाइसल्फाइड है जिसमें पायराइट कहते हैं, या कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम में जो है ना वो सल्फर पाया जाता है। ये इनऑर्गेनिक सल्फर जो है ना ये रिलीज किया जाता है एयर में, वाटर बाय वेदरिंग इमिशन एंड डीप सी फ्लोर वेंट्स एंड बाय वोल्केनिक एरप्शन, जो जो लावा वगैरह फूटता है उसमें भी। सल्फर का जो साइकिल है वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, लार्ज नंबर ऑफ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। एलिमेंट्स जो है ना इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड आता है यानी H2S, सल्फर डाइऑक्साइड आता है SO2, और सल्फेट आयन आते हैं SO4 एंड सल्फर अमॉन्ग अदर्स। इनऑर्गेनिक प्रोसेसेस में अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी दीज ट्रांसफॉर्मेशंस, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आल्सो सिक्वेस्टर सल्फर इन बायोजेनिक डिपॉजिट्स और रिलीज इट इन द एनवायरनमेंट, या तो वो फिर जो है ना बायोजेनिक जो डिपॉजिट है उसमें इनको जो है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिपॉजिट होते हैं वो बन जाते हैं, या रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में। फिर जो है ना सेवरल काइंड ऑफ सल्फर सल्फर बैक्टीरिया होते हैं जो प्रिवेल करते हैं एनी गिवन सिचुएशन में, और वो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, पीएच और जो है तीनों चीज़ों पे डिपेंड करते हैं लाइट लेवल पे।
अब ये सल्फेट का इसने पूरा साइकिल दिखा दिया है। एटमॉस्फेयर में देखें नीचे जो ना आयरन सल्फेट है, रॉक, कोल वगैरह और यहाँ से सेडिमेंट्स बन रहे हैं, सेडिमेंटेशन। यहाँ पे देखें सल्फेट है, इनऑर्गेनिक सल्फर है, रिड्यूस सल्फर है, ये प्लांट्स ले भी रहे हैं और नीचे जा भी रहे हैं। देन सल्फर फॉसल फ्यूल में प्रेजेंट है, जब वो वोल्केनिक करप्शन वगैरह होती है या सल्फर निकाला जाता है, माइनिंग वगैरह की जाती है, उसके बाद भी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फेट वगैरह बनते हैं। एसिड रेन के साथ ये मिक्स होकर सी में चले जाते हैं और दोबारा नीचे सेडिमेंट्स बन जाते हैं। तो ये सल्फर का साइकिल है। अब एसिड रेन जो है ना, ह्यूमन की एक्टिविटीज़ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर को रिलीज़ कर रहे हैं। प्राइमरीली जो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल है, ये सल्फर का एमिशन हो रहा है बहुत ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, तो ह्यूमन ऐड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा सल्फर को। बर्निंग जो फॉसल फ्यूल की हो रही है उस वजह से जो है ना, इस वजह से एसिड रेन आ रही है। एसिड रेन अब सीरियस प्रॉब्लम है। एक ऐसी रेन होती है जिसकी पीएच जो है ना वो 5.4 से कम होती है, मोस्टली 3 होती है। ये एसिड रेन जो है ना वो आगे एसिड स्नो या एसिड फॉग भी हो सकती है और वर्ल्ड के मुख्तलिफ जो है ना वो एरियाज़ में ये काज करती है और इसकी वजह से बिल्डिंग डैमेज हो रही है, वेजिटेशन रिड्यूस विजिबिलिटी हो रही है, लोगों को जो है ना वो कैंसर की प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, जो है ना फिर डिफरेंट टाइप की जो है ना वो स्टोमिक प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक था जी सल्फर। अब सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल बेसिकली यही है कि जो कुछ असेंशियल बायो जो है ना वो केमिकल्स हैं या एलिमेंट्स हैं, उनको जो साइक्लिक फैशन में वो हो रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं, इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। इसमें अब जियोलॉजी भी शामिल है और बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी शामिल है। वाया बायोजियोकेमिकल साइकिल फंडामेंटल टू सस्टेनेबिलिटी, इसलिए फंडामेंटल है क्योंकि ये जो है ना एलिमेंट्स, ये एसेंशियल होते हैं, तो इनका जो है ना वो इन्वायरमेंट में रहना ज़रूरी है। और इनकी जो मिकदार है वो भी। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फिक्सेशन। फिक्सेशन यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के मानों में इस्तेमाल हुआ है कि फिक्सेशन किस चीज़ को उसकी अमाउंट में जो है ना वो जो नॉर्मल अमाउंट या जिस अमाउंट में एक्सेप्टेबल हो उस अमाउंट में कन्वर्ट करना फिक्सेशन होगा। इन लिस्ट ऑफ यू नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बैक्टीरिया आता है, फिर जो है ना साइनोबैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टीरिया है, एजोबैक्टीरिया। वेयर आर द मेजर रिजर्वर ऑफ अर्थ बायोलॉजिकल कार्बन। अर्थ बायोलॉजिकल कार्बन के मेजर रिजर्वर जो है ना वो फॉसल फ्यूल वगैरह हो गए, फिर का जो है ना एटमॉस्फेयर में कार्बन मौजूद है, प्लांट्स में मौजूद है, देन लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है। फास्फोरस साइकिल इज़ अ ग्रेजुअल फ्लो फ्राम लैंड टू वाटर एक्सप्लेन। तो फास्फोरस साइकिल जो है ना वो बेसिकली सबसे पहले रॉक्स वगैरह में होती है, रॉक से जो है ना वो दोबारा वाटर में ये लीच आउट होती है, वाटर में लीच आउट होने के बाद जो है प्लांट से आ जाती है। हाउ इज सल्फर रिलीज टू एटमोसफेयर। सल्फर कैसे रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो होता है उसमें सल्फर जो है ना वो मोस्टली एसिड रेन, और एसिड रेन जो है ना वो तेजाबी बारिश जिसको हम कहते हैं, जो काज़ करती है जी बहुत से जो है ना सल्फ़र वगैरह जब और इसके साथ मिक्स होता है तब जाके जो है ना ये बन जाती है। नीचे इसके आंसर वगैरह भी लिखे हुए हैं जी ये, कि किस तरह से हो सकती है ये। तो ये एसिड रेन बनती है जब इसमें प्रेसिपिटेशन जो है ना वो यूजुअली एसिडिक होते हैं। तो अच्छा, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।